हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ फॉलोइंग वर्ड इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखना हमें। जहाँ पर लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें उसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बोल रहा है कि भाई नेक है, गर्दन है, फिर मस्तक है, नोज है, पेट है भाई, फिर दिल है। तो इनमें से हमें मीनिंगफुल तरीके से लिखना है, लॉजिकल तरीके से ही हमें लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं मीनिंगफुल तरीके से, लॉजिकल तरीके से, तो आपने ह्यूमन बॉडी के बारे में देखा होगा, सुना होगा। तो आपको पता है कि आपकी बॉडी जो है वो किस तरह की होती है। तो सबसे ऊपर जो आता है वो क्या आता है, फोर हेड यानी कि मस्तक आता है। उसके नीचे आपका क्या आती है, आंखें आती है, फिर नाक आता है, फिर मुंह आते हैं, ओंठ आते हैं, फिर गर्दन वगैरह आती है, फिर दिल आता है, फिर पेट लास्ट में आता है। उस तरह से आपकी टांगे आती है। तो इस तरह से जो होता है मीनिंगफुल ऑर्डर में होता है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा आएगा, मस्तिष्क आएगा। जो फोर हेड होता है वो आता है। ऑप्शन 2 कहाँ पर लिखा हुआ है तो इसमें नहीं है। तो ये 3 बन रहे हैं हमारे। उसके बाद कौन सा आता है, यहाँ पे देखिए गर्दन नीचे आती है, नाक आता है। तो 3 नंबर पे 3 3 सभी में 3 3 दिया गया है। उसके बाद नाक के बाद कौन सा आता है, गर्दन आती है। तो एक ये कट हो गया क्योंकि एक एक दोनों में दिया गया है। गर्दन के बाद हमारा कौन सा आता है, दिल आता है। तो दिल 5वें नंबर पे दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा देखिए आंसर हो जा रहा है। और चौथे नंबर पे पेट आता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हैवी वाटर, हैवी वाटर जो होता है इज नॉट करेक्ट। हैवी वाटर के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है और कौन सी सही है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो हैवी वाटर के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए, ये पीने लायक पानी नहीं होता है हैवी वाटर जो होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हैवी वाटर से रिलेट नहीं करती है। बाकी ये तीनों जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका उपयोग जो न्यूट्रॉन जो होते हैं उसके मंद के रूप में हम इसको यूज करते हैं, जो हैवी वाटर होता है। एंड इट इज़ नॉट ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है ये। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड, देखिए ड्यूरोटेरियम ऑक्साइड हम इसको बोलते हैं। ड्यूरोटेरियम ऑक्साइड हम इसको बोलते हैं। इसका हैवी वाटर का दूसरा नाम है ये। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जीके में भी पूछा जा सकता है और आपके सिविल इंजीनियरिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि डेंट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, डेंट्रोलॉजी जो होती है एक ब्रांच होती है किसी न किसी की। तो इसमें आप किसकी स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, किसके बारे में आप पढ़ते हैं डेंट्रोलॉजी में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले आपको ये सॉइल जो होता है इसके बारे में तो सभी को पता है कि भाई इसके बारे में हम पेडियोलॉजी जो होती है उसके उसमें स्टडी करते हैं। जो पेडियोलॉजी होती है उसमें आप सॉइल के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और हवा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हवा जो होती है इसके बारे में आप एयरोलॉजी जो होती है, एयरोलॉजी, उसमें आप स्टडी कर सकते हैं हवा के बारे में। देखिए एयर हवा की साउंड दे रहा है तो ये आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। वैसे सोइल के बारे में आपको पता ही होगा कि भाई सोइल के बारे में पेडियोलॉजी में आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पानी आता है। पानी जो होता है ये तो आपको पता है कि हाइड्रोलॉजी जो होती है उसमें आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। हाइड्रोलॉजी वैसे हमारा एक सब्जेक्ट भी है। तो उसमें आपको पता है कि हाइड्रोलॉजी के बारे में, पानी में के बारे में ही पता चलेगा। तो डेंड्रोलॉजी जो होती है वो बूडी सब्सटेंस जो होती हैं इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। डेंट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ स्टडी फॉर बूडी प्लांट, बूडी प्लांट जो होते हैं उसके बारे में आप डेंट्रोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रोक्सीमेट एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इन सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में आपको बताना है कि भाई अप्रोक्सीमेट एवरेज डेंसिटी जो है अर्थ की वो कितनी है। जो पृथ्वी है उसकी एवरेज डेंसिटी कितनी है, 7.9 या फिर 3.3 या फिर 5.5 या फिर 7.7, कितनी है एवरेज डेंसिटी। तो एवरेज डेंसिटी की अगर हम बात करें अर्थ की तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ऑप्शन हमारे पास सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन जो है आपको जो वाटर सप्लाई है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जीके के सेक्शन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो डिस्चार्ज कोएफिशिएंट फॉर वेंचुरीमीटर इज बिटवीन। तो सबसे पहले वेंचुरीमीटर जो होता है वो डिस्चार्ज को मेजर करता है या फिर रेट ऑफ फ्लो जो होता है उसको ही मेजर करता है। एक ही बात है, डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो जो होता है, लेकिन ये जो फ्लो करता है वो पाइप में जो फ्लो होता है उसको मेजर करता है, पाइप में जो फ्लो होता है। अगर हम इसके कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की बात करें तो 95 से 99 इसका क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है। और ये वाला जो होता है 61 से 65, ये ओरिफिस जो होता है उसका होता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ओरिफिस का भी आपको पता होना चाहिए। तो 61 65 जो होता है ये ओरिफिस का ही होता है। वैसे 0 पॉइंट होता है दोनों में, तो इसको आप याद रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द लैटर। यहाँ पे नेक्स्ट आपको चूज करना है कि भाई क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा सिंपली आपको ये लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपको ऐसे नहीं करना है कि अब ये बी के बाद एक्स आया तो कितने नंबर पर आया, फिर एम आया तो कितने नंबर के बाद आया। तो ऐसा नहीं सोचना, आपको ये और ये रिलेट करने हैं, ये रिलेट करने हैं, उसके बाद आपको ये वाली वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। देखिए कैसे। अब देखिए बी, बी है तो इस यहाँ पर क्या है, सी है। तो बी के बाद हमने एक प्लस किया तो सी आ गया। अब देखिए ई आ रहा है, तो ई कितने नंबर पे आता है, डी फिर आया ई। इट मीन्स कि दो प्लस किया तब जाकर ई आया। उसके बाद देखिए एच आ गया, तो ई के बाद कितने नंबर पर एच आता है, एफ जी एच तीसरे नंबर पर आ गया, यानी कि 3 प्लस के तब एच आया। तो इट मीन्स कि अब यहाँ पे जो आएगा उसमें 1 2 3 और 4 हम प्लस करते हैं तब देखते हैं कि कितना आता है, आई जे के एल। चौथे नंबर पर आ गया एल, 4 प्लस किया तो एल देखिए कहाँ पर दिया गया, तो तीनों ऑप्शन में देखिए एल आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा हम जो बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो एल आ रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमारा सीक्वेंस ऐसा ही चलेगा, 1 2 3 4, ऐसा ही सीक्वेंस आगे वाले क्वेश्चन के लिए भी चलेगा। तो एल एल आ रहा है, इसको हम काट देते हैं, तीनों में एल एल आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्स आया भाई, एक्स वाई, तो इसमें एक प्लस हो रहा है। अब वाई के बाद देखिए जेड ए, प्लस 2 आ गया, प्लस 1 2, फिर वही सीक्वेंस चल रहा है। फिर ए के बाद अगर हम 3 प्लस करते हैं बी सी डी, देखिए डी तीसरे नंबर पर आ गया। उसी तरह से अगर हम 4 और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई एफ जी एच, एच आया, कहाँ पर आया एच, दो में एच हमारे पास आ रहा है यहाँ पर। तो कौन को कहाँ होगा, ये हमारे पास ऑटोमेटिक कट हो गया, दो ऑप्शन कट हो गया, तो एच देखिए हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो उसी तरह से अगर हम इसको भी ऐसे रिलेट करते हैं, देखिए एक, फिर ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर W जो होगा हमारे पास वो चौथे नंबर पर आ जाएगा। इट मीन्स कि बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच शेप लाइन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ए रिज। रिज लाइन जो होती है उसकी उपस्थिति जो होती है कौन से शेप की लाइन इंडिकेट करती है, किस तरह के शेप की लाइन, एस शेप की, एल शेप की, यू शेप की, जेड शेप की, किस तरह के आकार की लाइन है जो कि रिज जो होती है, रिज लाइन जो होती है वो उपस्थित है, उसको इंडिकेट करती है, दर्शाती है, प्रदर्शित करती है, दिखाती है, कुछ भी करती है, कौन सी वो लाइन है। तो वो एस शेप की होती है। तो एस, सॉरी एस नहीं, यू शेप की होती है वो, यू शेप जो होती है वो होती है, एस शेप की नहीं होती है, यू शेप की होती है। ये आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो रिज है उसके लिए यू शेप का होता है, लेकिन वी शेप की भी एक होती है। तो वी शेप के लिए वैली जो होती है उसको दर्शाती है, वैली को दर्शाया जाता है वी शेप के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सोइल कैन नॉट अचीव द प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। ऐसा सोइल जिसमें कुछ भी प्लास्टिसिटी नहीं होती है, सिंपल वर्ड में क्वेश्चन ये कहना चाहता है।
तो जिसमें प्लास्टिसिटी नहीं होती है वो कोर्स ग्रेन सॉइल होगा। कोर्स ग्रेन सॉइल, सिल्ट, सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी आपको सिल्ट में देखने को मिलती है, फिर सिल्ट में फिर फाइन ग्रेन जो होता है उसमें सिल्ट भी हमारा आ जाता है। तो एक ही बात है, ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में ए आंसर हो जाएगा। प्लास्टिसिटी सिल्ट में होती है लेकिन कोर्स ग्रेन में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग टू फेसेस के लिए, 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर हाई एंड 30 सेंटीमीटर थिक वॉल के लिए प्लास्टर की क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब भी आपसे पूछे जाते हैं तो आपको सबसे पहले उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट पता होना चाहिए। जैसे कि प्लास्टरिंग का यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो क्या है, स्क्वायर मीटर है। तो स्क्वायर मीटर में ही आपका आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्यूबिक मीटर वाले आंसर आप काट दीजिए। हमारे पास दो आंसर यहाँ पे बचते हैं। अब आपको जो है क्या करना है कि इसकी पहले क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। 4 मीटर लेंथ है और 3 मीटर हाइट है, तो 4 × 3 30 सेंटीमीटर कन्फ्यूज़ करने के लिए बताई गई है, क्योंकि इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर होता है। तो दो ही डिमेंशन हम लेंगे, लेंथ एंड हाइट कितनी है। 4×2 = 12 हमारे पास मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि भाई दोनों दीवार के लिए आपको करना है, तो दोनों तरफ के लिए आपको करना है, तो 12 × 2 जब आप करेंगे तो 24 स्क्वायर मीटर हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसकी क्वांटिटी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई 24 स्क्वायर मीटर प्लास्टिक की क्वांटिटी आ गई दोनों फेसेस के लिए। सिंगल फेसेस के लिए 12 स्क्वायर मीटर। हो सकता है कि यहाँ पर दो की जगह एक ही फेसेस के लिए दिया हो, तो आपका आंसर 12 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल, सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम इज। तो सबमर्ज जो यूनिट वेट होता है सॉइल का, उसको हम गामा सब से डिनोट करते हैं। गामा सब जो होता है उससे डिनोट करते हैं। तो ये जब आप किसी सॉइल को पानी में डालते हैं, तो पानी में डालने के बाद उसका जो वेट बचेगा वो, और जो डालने से पहले उसकी वॉल्यूम थी, उसका जो रेशो होता है उसको हम सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बोलते हैं। तो इसका एक और नाम है, वो है बायोंट यूनिट वेट। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। दोबारा से मैं बता देता हूँ कि मान के चलो कि हमने कोई सॉइल लिया, उसको पानी में डाला, पानी में डालने के बाद उसका जो वेट बचा वो, और डालने से पहले जो वेट था उसका, उसको हम क्या बोलते हैं, सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल बोलते हैं। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रीजनिंग सॉरी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसका कार्यकाल सबसे छोटा था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि भाई भारत के कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया कि भारत का भाई एक राष्ट्रपति भी होगा। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 52 में, आर्टिकल 52 में ये लिखा गया है कि भारत का भाई एक राष्ट्रपति भी होगा। एंड 56(1) में ये बताया गया है कि भाई वो जो है शपथ ग्रहण करने से लेकर 5 साल तक वो कार्यकाल, यानी कि वो 5 साल तक वो कार्यकाल संभालेगा। 56 में ये लिखा हुआ कि उसका कार्यकाल जो होगा वो 5 साल का होगा। एंड 52 में ये लिखा हुआ कि भाई भारत का एक जो है राष्ट्रपति भी होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि सबसे कम जो है कार्यकाल किसका रहा था। सबसे पहले आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस का कार्यकाल कितना रहा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी की बात करें, तो इनका कार्यकाल 1977 से 1983 तक रहा था। तो 83 77 से 82 सॉरी 82, तो इसका अप्रोक्सीमेट 5 साल तक हो रहा है। अगर ज्ञानी जेल सिंह की बात करें, तो इनका कार्यकाल 1982 से लेकर 1987, तो इट मीन्स कि इनका भी 5 साल तक रहा है। एंड डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद की बात करें, तो 1974 से लेकर 1977 तक, तो अप्रोक्सीमेट इनका 3 साल रहा है। अगर हम नेक्स्ट जाकिर हुसैन की बात करें, तो इनका 1967 से लेकर 1969, तो इनका सबसे कम रहा है जाकिर
हुसैन हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलर ऑफ स्टेल एट सेप्टिक सीवेज जो होता है, स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज जो होता है उसका कलर क्या होता है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कलर एंड सेप्टिक सीवेज की बात कर लेते हैं। तो ये ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन कलर का होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगर हम सीवेज की बात करें तो इसका परसेंटेज 99.9% होता है। 99.9% इसमें क्या होता है, पानी होता है, लिक्विड होता है। एंड 0.1 जो परसेंट होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम सीवेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो एक से थोड़ी सी कम होती है, एक से थोड़ी सी स्लाइटली कम होती है। अगर हम इसमें पीएच वैल्यू की बात करें, जो फ्रेश सीवेज होता है, फ्रेश सीवेज जो होता है उसकी बात करें तो वो क्या होता है, अल्केलाइन होता है। फ्रेश सीवेज जो होता है अल्केलाइन होता है। एंड जो दूसरा वाला सीवेज जो होता है ओल्ड हो जाता है, वो क्या होता है, अम्लीय होता है, जिसको हम एसिडिक बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्ट आयरन इज डन बाय रीमेल्टिंग ऑफ कोक एंड लाइमस्टोन विद। बोल रहा है कि जब भी आप कास्ट आयरन को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उसमें आप रीमेल्ट करते हैं, किसको दोबारा पिघलाते हैं, ऑफ कोक एंड लाइमस्टोन विद, किसके साथ, किसके साथ, तो पिग आयरन जो होती है उसको आप रीमेल्ट करते हैं, दोबारा पिघलाते हैं कोक एंड लाइमस्टोन के साथ। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट ही इसी में होता है, 2 से लेकर 4.5%, कई बार 3.5 से 4.5% आपको देखने को मिलता है ऑप्शन में। तो एक ही बात है, अप टू 4.5% तक कार्बन कंटेंट होता है, इसको आप याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बाइंडिंग मटेरियल इन मोटार इज आल्सो कॉल्ड। बाइंडिंग मोटार जो होता है, मटेरियल जो होता है मोटार में, उसका एक और नाम है, वो क्या है, तो वो होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्ज़ाम में एक दो बार पूछा भी गया है। तो हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो मैट्रिक्स होता है उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। अभी ऑप्शन में दिया गया है, हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन जो है, ये मैट्रिक्स जो है यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन की जगह कि मैट्रिक्स इज यूज्ड फॉर बाइंडिंग मटेरियल, यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल एडमिक्सचर पेस्ट वगैरह, कुछ ना कुछ ऑप्शन आपसे दिया हो तो आपको पता होगा, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द केमिकल फॉर्मूला फॉर लाइम इज। केमिकल फॉर्मूला जो होता है लाइम का, वो क्या होता है, सो केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो CaO होता है, किसका, लाइम का। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स इज कॉमनली नाउन एज गाजर घास और कांग्रेस घास। इन चारों में से कौन सा एक घास है, गाजर घास और कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी हमारे देश को आज़ादी मिली थी उसके बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी कि भाई जो पशु वगैरह उनको खाने के लिए थोड़ी सी समस्या हो रही थी। तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया था कि 1950 में अमेरिका से एक संकर गेहूं था जिसका नाम था PL 480, उसका जो है आयतन आयात किया था। तो वो उस घास को गाजर घास और कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता था, और इसका जो केमिकल नाम है वो था पार्थेनियम।
यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई गाजर घास और कांग्रेस घास का कॉमनली जो नाउन बोलते हैं, नाउन कॉमनली नाउन नाम क्या है, वो पार्थेनियम इसका नाम है। ये जो सर्वप्रथम घास देखा गया था वो महाराष्ट्र में देखा गया था, महाराष्ट्र राज्य में ये देखा गया। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ओवरफ्लो डैम इज आल्सो नाउन एज। ओवरफ्लो डैम जो होता है उसका एक और नाम है, वो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ओवरफ्लो जो होता है उसका एक और नाम है, वो है स्पिलवे। स्पिलवे इज आल्सो नाउन एज सेफ्टी वल्व, सेफ्टी वल्व या फिर ओवरफ्लो डैम। ओवरफ्लो डैम, सेफ्टी वल्व जो है वो स्पिलवे का एक नाम है। तो सबसे पहले आपको स्पिलवे जो होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअली ये होता क्या है। मान के चलो कि आपने कोई एक बांध बनाया हुआ है, तो वो बांध जो है पूरा फुल हो गया है, पानी से पूरा फुल हो गया, जहाँ तक उसका लेवल था फुल लेवल, हमने वहाँ पर कुछ ना कुछ मार्किंग की हुई होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, तो वहाँ पर जो बांध बनाया होगा कि भाई इतने मीटर का पानी हो गया है, इतने मीटर तक जाएगा तो वो फुल हो जाएगा, तो बांध के टूटने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। तो उस केसेस में जो एक मार्ग बनाया जाता है जिस मार्ग से पानी निकाला जा सके, उसको हम स्पिलवे बोलते हैं। स्पिलवे हम बोलते हैं ताकि बांध हमारा फुल हो जाए पानी से, तो वो बांध स्पिलवे खोलकर पानी थोड़ा बहुत बाहर निकाला जा सके। तो इसलिए आल्सो नाउन हम इसको बोलते हैं सेफ्टी बल्ब। सेफ्टी बल्ब हम इसको बोल सकते हैं, दूसरा नाम ही है। तो स्पिलवे, सेफ्टी बल्ब एंड ओवरफ्लो डैम जो होता है यही इसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इन थर्टी A30 ग्रेड बिटुमेन ए स्टैंड फॉर। अब आपको पता है कि भाई A30 का ग्रेड होता है बिटुमेन का, तो उसमें ए का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो ग्रेड होता है A30 जैसे ग्रेड है, तो ग्रेड जो होता है उसको हमने क्लासिफाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन जो विस्कोसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग। विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया कि भाई A30 की जो ग्रेड की जो बिटुमेन है उसमें इतनी विस्कोसिटी होगी, S30 की जो बिटुमेन है उसमें इतनी विस्कोसिटी होगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर हम A30 की बात करें तो इसका जो मीनिंग होता है कि भाई ये असम पेट्रोलियम से बनाई गई है। अगर S30 होता है यहाँ पर हमारे पास, तो वो अदर असम को छोड़कर अदर रिसोर्सेज से बनाई हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 क्यूमेक डे इज इक्वल टू। 1 क्यूमेक डे जो होता है वो किसके बराबर होता है? चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1 क्यूमेक डे जो होता है वो 8.64 हेक्टेयर मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज नॉट ड्यू टू द लाइट बाय सस्पेंडेड थिनी वाटर ड्रॉपलेट। इनमें से कौन सा नहीं है? रेनबो जो होता है इंद्रधनुष बनने का जो है वो नहीं है। तो इंद्रधनुष आपको ये पता होना चाहिए, जो भी पानी की बूंदें होती है उससे जब भी सूर्य की रोशनी जो है वो गुजरती है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट, वो ये तीनों होती है। लेकिन जो अब्जॉर्प्शन होता है, ये अवशोषण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ये नहीं होता है कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट फ्रिक्शन जो होता है हाईवे के लिए वो कितना लिया जाता है? एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक लैटरल होता है। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लैटरल कितना होता है एंड लॉन्गिट्यूडनल कितना होता है। लैटरल की अगर हम बात करें तो 0.15 होता है, लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो 0.35 से लेकर 0.4 होता है। 354 ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 20 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।